हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में प्रश्न आपका रटने पर आधारित नहीं, बल्कि आपकी समझ पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, आप लोग गलती कहाँ करते हैं, क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं ना आप लोग, उस क्वेश्चन में आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहता है, उन चारों ऑप्शन को भी आप लोग पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका जो आंसर है, उसको रट जाते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन और आंसर को रटिएगा, तो बिल्कुल आप परीक्षा में गच्चा खा जाइएगा। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, क्वेश्चन तो वही होती है, भाषा बदलकर दोहराया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है, तो क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया रहता है, फिर उसी ऑप्शन से जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है, फिर उसी ऑप्शन से क्वेश्चन को बना दिया जाता है। यानी जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही उत्तर है, उसी सही उत्तर से एक आगे क्या बना देता है, क्वेश्चन को बना देता है। ठीक है? तो को ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, तो इसलिए आप हर एक ऑप्शन को ध्यान से भी पढ़िएगा, ताकि देखिए सीटेट एग्ज़ाम में जो होता है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों तरह का वर्ड पूछा जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह की बातें आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की बातों को आपको याद रखना है, ताकि जो अभी जो क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आपको नेगेटिव पूछ देगा। यानी जो ऑप्शन में जो नेगेटिव था, उसी ऑप्शन के क्वेश्चन को बना देगा, आपको अगला क्वेश्चन में उस ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा। यानी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है। तो इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को जो ऑप्शन दिया रहता है, वो 4 ऑप्शन को भी पढ़िए, ताकि आपकी जो है ना तैयारी और कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगी। और आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक की जो क्वेश्चन दिया है ना, सभी क्वेश्चन को आप चाट जाइए। कीड़े की तरह उसको चाट जाइए, एकदम घोंट कर पी जाइए। क्वेश्चन जो है ना, आपको 70 से 80% क्वेश्चन जो है, आपको उसी में से घुमा-फिरा कर देखने को मिलेगा। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो बनता है ना, वो सीबीएसई किसी गाइड से क्वेश्चन नहीं बनाता है। किसी एक गाइड से वो क्वेश्चन नहीं बनाता है कि हम चलो किसी पब्लिशर का एक गाइड को खरीद कर के पढ़ लेते हैं, या हम एग्ज़ाम पास कर जाएँगे। ऐसा बिल्कुल आप लोग मत कीजिए और ऐसा सोचिए भी नहीं। क्वेश्चन जो बनता है, वो आपको एनसीईआरटी किताब से पूछा जाता है। एनसीईआरटी किताब को वह अनुसरण करता है सीबीएसई, और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पेडागोजी का क्वेश्चन हो या कंटेंट का क्वेश्चन हो। ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी किताब को पढ़ लीजिए, और नहीं तो आप 2011 से लेकर के 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, उतना को पढ़ लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम को आराम से पास कर जाएँगे। 70 से 80% क्वेश्चन जो है ना, आपको वहीं से घुमा-फिरा कर पूछा जाता है। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी आपको दिया रहेगा कॉन्सेप्ट, जैसे लेव वागोस्की हुआ, हार्वर्ड गार्डनर हुआ, जीन पियाजे हुआ, तो इनसे और आपका एक और हो गया आपका, एक और वैज्ञानिक जो है आपका ये लेव वागोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। इन 4-5 वैज्ञानिक से संबंधित जो है ना क्वेश्चन आपको हर साल सीटेट में पूछ लिया जाता है। इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। आपको हर साल जो है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आप इसको बिल्कुल निचोड़ एकदम इसको रट जाइए, क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस। देखिए, ईवीएस जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये आपका संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है। संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है। इससे बाहर यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, तो फिर इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी में आपका क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन 3 किताब से ही पूछा जाता है आपका ईवीएस में। तो तीनों किताब का निचोड़
मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। देखिए, हाथी से संबंधित क्वेश्चन जो है ना आपको हर साल पूछ लिया जाता है। हाथी, मधुमक्खी और स्लॉथ, ये 3 जो है ना बहुत ही ये सीबीएसई के लिए बहुत ही प्यारा है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनाता है वो। देखिए, हाथी से संबंधित क्वेश्चन जो बनेगा, आपसे पूछेगा, वो किस तरह से पूछेगा, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है हाथी से संबंधित। देखिए, ये जो आप ग्रीन जो देख रहे हैं, ग्रीन बॉक्स में जो लिखा हुआ देख रहे हैं आप, यह मैंने एक किताब से इस पॉइंट को उठाया है, किताब से। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि मैंने जो भी आपके सामने लेकर आया हूँ, यह संपूर्ण किताब का निचोड़ है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी किताब में यह पॉइंट लिखा हुआ है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो 100 किलोग्राम, याद रखिएगा, 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता और झाड़ियाँ खा लेता है एक वयस्क हाथी। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को भी याद रखिएगा, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। यानी हाथी का कान कैसा होता है? तो हाथी का कान जो होता है, वह पंखे जैसे होता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो ये तो हो गया मोटी-मोटी बातें हाथी के बारे में। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी के कान पंखे जैसे होता है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। हाथी के एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है? तो वही बात है, इसको भी याद कर लीजिए। तो प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ये हाथी क्या है? ये पानी में अपने सूंड में पानी भर के क्या कर रहा है? यह खेल रहा है। इसका मतलब है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना क्या है? बहुत पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर क्या करता है? हवा करता है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है, वो आपका कितना होता है? तो 200 किलोग्राम होता है। यानी 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है, हाथी का जो वजन होता है, 3 महीने के हाथी का जो बच्चा है, उसका वजन होता है 2 क्विंटल यानी 200 किलोग्राम होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, कथन और कारणबरा में यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है, वह 200 किलोग्राम के आस-पास होता है। ये तो हाथी के बारे में पढ़े। अब यहाँ पर है हाथी के झुंड के बारे में। हाथी के झुंड के बारे में पढ़िए, क्या है हाथी के झुंड के बारे में कहता क्या है? देखिए, यह भी पॉइंट हम आपको एनसीईआरटी किताब से उठाया है आपके लिए। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, यानी हाथी जो है ना, वह झुंड में रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यानी हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। केवल हथनी कहने का मतलब है कि हाथी की जो झुंड होती है, वह मातृसत्तात्मक होती है। मातृसत्तात्मक कहने के मतलब है कि उसमें जो मादा हाथी होती है, वही सिर्फ झुंड में रहती है। नर हाथी झुंड में नहीं रहता है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, वह पूरे झुंड की नेता होती है। यानी उस झुंड में जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वह पूरे झुंड की नेता होती है, यानी पूरे झुंड की मालिक होती है, पूरे झुंड की नेतृत्वकर्ता होती है। कौन? जो बुजुर्ग हथनी होती है वो। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन घुमा देता है, कथन और कारण दे देगा। एक देगा कथन ए और इसका कारण आर दे देगा। कथन ए में लिखेगा हाथियों के झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। देखिए, घुमा दिया। लेकिन आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको याद रखना है हाथियों के झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपको गलत पूछ देगा, तो आपको याद रखना है कि जब भी गलत पूछेगा, तो समझिए कि वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब 10 से 12 पूछेगा, तो समझिए कि वह ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा।
तो सीटेट में जो है ना आपको इसी तरह से क्वेश्चन घुमा देगा, 10 से 12 की जगह आपको 20 से 25 पूछ देगा। तो आपको याद रखना है, हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। यानी हाथी के जो बच्चे होते हैं, वह 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और उसके बाद क्या है, वह झुंड को छोड़ देता है। तो झुंड को छोड़कर कहाँ चला जाता है? तो झुंड को छोड़ कर के वह अकेले घूमता है या अपने नर हाथी के समूह में रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। नर हाथी नहीं होता है, सिर्फ मादा हाथी होती है झुंड में और उसके बच्चे होते हैं। तो जब हाथी का जब उम्र हो जाता है 14 से 15 साल तक, तो 14 से 15 साल तक जो हाथी जो होता है, जब उसका उम्र 14 से 15 साल हो जाती है, तो क्या होता है, वह झुंड को छोड़ देता है और झुंड को छोड़ करके अकेले रहता है या अपने समूह के नर हाथी के झुंड में रहता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को एनसीईआरटी किताब से उठाया था। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। फिर उसके बाद वह झुंड को छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद भी करता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, भैंस के पीठ पर बगुला बैठता है क्यों? चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, भैंस के पीठ पर बगुला बैठता है क्यों? भाई देखिए यहाँ पर, यह जो भैंस है, इसके पीठ पर बगुला बैठा हुआ है। क्यों बैठता है, इसका कारण क्या है? देखिए, भैंस के पीठ पर बगुला जो बैठता है, इसका कारण है आपको कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर कीड़े मकोड़ों को खाता है। बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर क्या खाता है? तो भैंस के शरीर पर जो कीड़े मकोड़े होता है उसको खाता है। भैंस की खाल पर जो मौजूद मौजूद मक्खियाँ जैसे टिड्डा हो गया और अन्य परजीवी हो गया, उसको क्या करता है, वह खाता है। बगुले जो है ना, कीड़े को खाकर भैंस को कीड़ों कीड़ों और परजीवियों से बचाता है, जिससे भैंस को आराम मिलता है। बगुला भोजन पाता है और भैंस को कीड़ों से मुक्ति मिलती है। यह क्या है, सहजीवी संबंध होता है। यानी भैंस के पीठ पर जो जो उसका जो शरीर पर जो आपका कीड़ा मकोड़ा हो गया, जैसे आपको मक्खी हो गया, टिड्डे हो गया, तो उसको जो है ना, उसके शरीर शरीर पर से जो है ना, वो बगुला कीड़ा मकोड़ों को खा जाता है। तो कीड़ा मकोड़ों को खा जाता है, तो जो भैंस भैंस का जो है ना, उस कीड़ा मकोड़ों से छुटकारा हो जाता है और उसका शरीर साफ हो जाती है। अब बगुला को क्या है, उस कीड़े मकोड़ों को खाकर उसका पेट भर जाता है। तो इन दोनों के बीच क्या है, सहजीवी का संबंध है। यही कारण है कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है, यानी कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। अगला है आपका राजस्थान, जोधपुर खजरेली गांव। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। राजस्थान के इस खजरेली गांव में खजूरी के बहुत से पेड़ थे। ठीक है, राजस्थान के खजरेली गांव में खजूरी के बहुत से पेड़ थे। खजरी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों की क्या करता है, रक्षा करता है, पेड़ों की रक्षा करता है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा रहता है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना क्या है, वर्जित है, निषेध है। समझ गए? खजरली गांव जो है ना, राजस्थान के जोधपुर जिला में खजरीली गांव है। वहाँ खजरी के बहुत सारे पेड़ है, यानी खजरी के बहुत सारे पेड़ होने के कारण ही उस गांव का नाम खजरली गांव पड़ गया। ठीक है, खजरी के पेड़ होने के वजह से। तो वहाँ के जो लोग होते हैं क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। तो आज से 300 साल के बाद भी यहाँ के जो लोग होता है बिश्नोई कहलाता है। वह क्या करता है, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करता है। यानी 300 साल पहले जो है ना, यहाँ के जो लोग बिश्नोई कहलाते हैं, वो पेड़ को काटने से लिए क्या है, पेड़ों से चिपक कर खड़ा हो गया था और बोला था कि पेड़ काटने से पहले तुझे मुझे काटना होगा। तो पेड़ों को बचाने के लिए जो है ना, यह पेड़ से चिपक कर खड़ा हो गया था। तो वहाँ के जो लोग हैं बिश्नोई, वो पेड़ों को क्या करता है, वहाँ रक्षा करता है और वहाँ के जो जानवर होते हैं उसको भी रक्षा करता है। वहाँ पेड़ काटना और क्या है, शिकार करना क्या है, बिल्कुल मना है, निषेध है। रेगिस्तान में होते हुए भी वह इलाका कैसा है, आपका हरा भरा है और जानवर जो है बिना किसी डर के क्या करता है, वह इधर उधर घूमता है।
खेजड़ी, देखिए खेजड़ी के बारे में पढ़िए। खेजड़ी, खेजड़ी देखिए यहाँ, ये खेजड़ी का पेड़ है, ठीक है। ये क्या है? आपका खेजड़ी का पेड़ है, ये खेजड़ी का पेड़ है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है खेजड़ी का पेड़। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। खेजड़ी के पेड़ के बारे में, कैसा पेड़ है भाई? यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। यानी खेजड़ी का जो पेड़ होती है, यह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इस पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की जो छाल होती है, वह दवा के काम आती है। यानी दवा बनाने की काम आती है इस पेड़ की छाल। और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा भी नहीं लगता है। पेड़ की जो फलियां होती है, उसकी फलियां को सब्जी बनाई जाती है। और उसकी जो पत्ती होती है, वहाँ के रहने वाला जानवर खाते हैं। और इस पेड़ के जो नीचे, इस पेड़ के नीचे बच्चे जो है ना, यानी इस पेड़ की छाया के नीचे बच्चे क्या करता है? खेलता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो खिजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इस पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी पेड़ की फलियां को सब्जी बनाई जाती है। पत्तियां जो है ना, इस पेड़ की पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं। इस पेड़ के छाया के नीचे बच्चे खेलते हैं। ठीक है, इस सारी बात को आपको, पॉइंट को याद करना है। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलता है। अब आपका है बिहार, मुजफ्फरपुर जिला, बोचहा गांव। बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। बोचहा गांव कहाँ पड़ता है आपका? बोचहा गांव जो है ना, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करता है। मधुमक्खी पालन देखिए, मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी यही आपका सबसे उपयुक्त समय माना गया है। यानी अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होती है, वह मक्खी को अंडा देने का समय होती है। और मधुमक्खी पालन करने का भी उपयुक्त समय आपका यही माना गया है। कौन? आपका अक्टूबर से दिसंबर। लीची के जो फूल होता है, वह फरवरी महीना में खिलता है। लीची के फूल क्या है? फरवरी महीना में खिलता है। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होती है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। मधुमक्खी के बक्से से, एक बक्से में कितना किलोग्राम शहद प्राप्त होती है? तो 10 किलोग्राम शहद प्राप्त होती है। लीचियों का जो फूल होते हैं, वह फरवरी माह में खिलता है। और लीचियों का फूल जो है ना, मधुमक्खी को बहुत लुभाता है। और अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होती है, वह मक्खी का अंडा देने का समय होती है। और मधुमक्खी पालन करने का भी समय आपका, उपयुक्त समय आपका यही माना गया है, अक्टूबर से दिसंबर। ये सारी बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो मधुमक्खी के बारे में पढ़े। अब मधुमक्खी के छत्ता के बारे में पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जो क्या करती है? अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, जो एक काम छोड़कर और कुछ कोई काम नहीं करता है। यानी छत्ते में क्या है, कुछ नर मक्खी भी होते हैं, वो छत्ते के लिए कोई विशेष काम नहीं करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी वो छत्ते के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, यानी वो कोई काम ही नहीं करता है, जो नर मधुमक्खी होते हैं वो। तो छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां भी होती है, जो एक काम छोड़कर कोई काम नहीं करता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है। यह दिन भर काम करती है शहद के लिए। यानी छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, जिसको क्या कहते हैं? श्रमिक मधुमक्खियां कहते हैं। जो काम करने वाली जो मधुमक्खियां होती है, उसको श्रमिक मधुमक्खियां कहते हैं। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खियां या मजदूर मधुमक्खियां भी कह लीजिए। तो जो छत्ते में जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, वह दिन भर क्या करती है? दिन भर काम करती है शहद के लिए। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती है। जब किसी मधुमक्खियों को रस मिल जाता है, तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। जो श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है ना, वो दिन भर रस को, क्या, शहद बनाने के लिए रस को ढूंढती है। और जब किसी मधुमक्खिया को शहद
मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती है। जो श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है, वह इसी रस से क्या बनाती है? शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। यानी छत्ता बनाना, शहद बनाने के लिए फूलों से रस ढूंढना, बच्चों को पालना, ये सारे काम किसकी है? ये सारे काम जो है ना, श्रमिक मधुमक्खियां की है। फूलों से रस ढूंढना, शहद बनाने के लिए फूलों से रस ढूंढना, ठीक है। उसके बाद रस को ला करके छत्ता में शहद बनाना, ठीक है। बच्चों को पालना, ये सारी काम किसकी है? श्रमिक मधुमक्खियां की है। बच्चों को पालन करना भी इन्हीं का काम है। बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियां का होता है। ये सभी काम जो किसकी होती है? ये काम करने वाली मधुमक्खियां का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। यानी जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, यह आपको जो है ना फूलों से रस ढूंढ कर लाती है, छत्ता में शहद बनाती है, बच्चों को पालन पोषण करना, सारा काम जो है ना, ये किसकी है? आपका श्रमिक मधुमक्खियां की है। यानी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियां का होता है। रानी मधुमक्खी जो होती है ना, वह केवल अंडे देने का काम करती है। शहद के बिना सारे मधुमक्खी भूखी रह जाती। यदि ये बेचारी छत्ते में शहद नहीं बनाएगी तो छत्ते में जितने भी मधुमक्खियां है, वो सारी मधुमक्खियां क्या है? भूखी रह जाएगी। तो ये जो बेचारी है ना, कौन? आपका श्रमिक मधुमक्खियां, ये सारा काम वही करती है। फूलों से रस को ढूंढ कर लाना, छत्ते में शहद को बनाना, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना। यदि ये बेचारी काम नहीं करेगी तो क्या है? छत्ते में जितने भी मधुमक्खियां है, वो सभी भूखी रह जाएगी। नर मक्खी जो है छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। नर मक्खी जो होता है, वह छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करता है। अगला आपका दीमक और तेताया। दीमक और तेताया, देखिए दीमक और तेताया जो है, चिटिया भी दीमक, चिटिया, दीमक और तेताया, इसके बारे में पढ़ लीजिए। चिटिया भी मिलजुल कर रहती है। चिटिया का काम बटा रहता है। रानी चिटिया, सिपाही चिटिया, रानी चिटिया, सिपाही चिटिया। देखिए रानी चिटिया जो होती है वो अंडे देती है, सिपाही चिटिया जो होती है वह बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चिटिया भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहता है। तो जिस तरह से मधुमक्खियों में देखा गया था, उसी तरह चींटी में भी है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है, और सिपाही चींटी जो है वह बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली जो चींटी होती है, वह भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी क्या है? समूह में रहता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। पक्षियों के कान, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सूंघता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। पक्षी के कान दिखते नहीं है, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जैसा होता है कान। यह पंखों से ढका रहता है, इन्हीं की मदद से पक्षी क्या है? सूंघता है। तो ये पक्षियों के कान के बारे में पढ़े, ठीक है। बोरा और चेवा, देखिए बोरा और चेवा जो है, बोरा और चेवा चावल के ये दो प्रकार है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। बोरा और चेवा क्या है? या चावल का दो प्रकार है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इसे कहाँ खाया जाता है? तो इसे खाया जाता है आपका असम में। कहाँ खाया जाता है? असम में। मलयालम में देखिए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं, माँ की माँ को अम्मुम्मा कहते हैं। चिट्टप्पन जो है ना, पिता का छोटा भाई को चिट्टप्पन कहते हैं। कुजुम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजुम्मा कहते हैं। अब देखिए कबड्डी खेल में हम लोग क्या क्या शब्द को बोलते हैं? ठेठ गुडू, हु तू तू, हा डू डू, ई छू, कीट कीट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती है। कौन सा खेल में? आपका कबड्डी के खेल में। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली क्या है? एक वेट लिफ्टर है।
वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर कर्नल मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि कर्नल मल्लेश्वरी जो है ना कितने किलोग्राम तक वजन उठा लेती है, 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। 12 साल की उम्र थी तभी से वह वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। यानी कर्नल मल्लेश्वरी की उम्र जब 12 साल की थी तभी से वह वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। मधुबनी बिहार, इसके बारे में पढ़िए। मधुबनी बिहार के बारे में, मधुबनी जिला आपका बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो आपको जो बनाया जाता है यह चित्र, इसमें क्या चीज को बना, यह जो है ना किस चीज का यह बनाया जाता है, तो यह जो आपका पीसे हुए चावल के घोल में रंग डाल करके जो है ना इसको बनाया जाता है। और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कौन-कौन चीज़ों का चित्र बनाया जाता है? तो इंसान का, जानवर का, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव-जंतु का जो है ना चित्र बनाया जाता है। अब यहाँ पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कलचिरी, इंडियन रॉबिन, कलचिरी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछी होती है। कलचिरी के चोंच अंदर से लाल होता है। कलचिरी छोटे-छोटे कीड़े को खाती है। पक्षियों के बारे में देखिए, पक्षियों के बारे में जानकारी। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की सखाई जैसी चीजें भी होती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल ऐसा पक्षी जो है ना वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। यानी कोयल जो है ना अपना घोंसला को नहीं बनाती है, वह कौवे के द्वारा बनाए गए घोंसला में अंडा देती है और कौवा जो है वो अपने अंडे के साथ-साथ कोयल को अंडे को भी क्या करता है, वह सेता है। कभी-कभी कोयल कौवे के अंडों को फेंक देती है और अपने अंडे रख देता है। कौवा पेड़ की ऊँची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिए, कौन ऐसा पक्षी जो पेड़ की सबसे ऊँची डाल पर घोंसला बनाता है? तो कौवा। कौवा पेड़ की ऊँची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गोराया जो है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला को बना लेती है। बसंत गौड़ी के बारे में पढ़ते। बसंत गौड़ी जो है, बसंत गौड़ी यह गर्मियों में पेड़ में टुक-टुक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और बीच में बनी थैली जैसे जो आकार होती है उसमें क्या करती है, वह अंडे देती है। तो दर्जन चिड़िया जो है वह अपनी नुकीली चोंच से पत्ता को सी करके थैलीनुमा आकार का क्या बनाती है, वह घोंसला बनाती है और उसी थैलीनुमा घोंसला में क्या है, वह अंडे को देती है। शक्करखोरा के बारे में पढ़ते हैं। शक्करखोरा, शक्करखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन? शक्करखोरा। शक्करखोरा जो है ना किसी पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली से अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्करखोर अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसमें मकड़ी के जाल भी होते हैं। यानी शक्करखोरा की जो घोंसला होती है वो कौन-कौन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो उसके घोंसला में होती है आपका सूखा पत्ता, रुई, पेड़ की छाल की डाली, ठीक है? और मकड़ी के जाल भी होता है उसके घोंसला में और ये सभी चीज़ों से अपना घोंसला बनाती है और ये अपना घोंसला अपना जो है पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला को
बनाती है। घोंसला टुकड़े मकड़ी के जाले और कपड़ों के चित्रे से भी बनाता है।